Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 11th students, by finally class 11th computer science book कोड 083 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर. So भाई क्लास 11th CS में अभी तक हमने यूनिट नंबर 1 के दो चैप्टर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है. पहला चैप्टर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड सेकंड चैप्टर इज डेटा रिप्रेजेंटेशन. आज के इस सेशन से ब्रांड न्यू चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर 3 बूलियन लॉजिक. जी हाँ, जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो रहे हो, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि मैम बूलियन लॉजिक वाला चैप्टर समझा दो. भाई वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है. इसमें कैसे क्या बूलियन लॉजिक्स के अकॉर्डिंग कैसे गेट्स होते हैं, उनसे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कितने टाइप से ऑपरेशंस लॉजिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये थ्योरम तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही है मैम. तो यही सारे डाउट आपके तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. एंड बिलीव मी, यदि आपने ये चैप्टर मुझसे यहाँ पर पढ़ लिया तो आपके सारे डाउट्स 100% सॉल्व हो जाने वाले हैं. बिल्कुल इनिशियल लेवल से आपको पढ़ाने वाली हूँ. इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये आपकी क्लास 11th बुक में रखा गया है, बहुत बेसिक लेवल से समझाने वाली हूँ, है ना जी. तो आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 1 जिसमें बेसिक्स पढ़ेंगे, और पार्ट 2 में पढ़ेंगे बूलियन लॉजिक का एडवांस. तो आपको पार्ट 1 मिल जाएगा आज के इस सेशन में, पार्ट 2 मिल जाएगा अगले सेशन में. मतलब कि आज यदि आप पार्ट 1 को एक्सेस कर रहे हो तो कल के सेशन में ही आपको मिल जाएगा तुरंत पार्ट बी भी. तो बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका एक लिंक के साथ में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. अभी चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, बहुत सारा लॉजिक है. चैप्टर का नाम बूलियन लॉजिक है तो लॉजिक वाला चैप्टर है बेटा, बहुत लॉजिक के साथ में समझना होगा तभी ये समझ में आ पाएगा. ठीक है जी. तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि यदि आप बहुत इनिशियल लेवल से यहां से मेरे से पढ़ रहे हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और 100% आप अपने एग्जाम को फोड़ कर आओगे, ये मेरी गारंटी. बस उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है. भाई दोनों मिलकर साथ में पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो स्कोर है वो हाईएस्ट ही होंगे, है ना. और ये चीज की भी गारंटी कि यदि आपने यहाँ सारी चीजें पढ़ी है तो फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा जो आप छोड़ कर आओगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे. ठीक है जी. अभी बूलियन लॉजिक होता क्या है मैम, इसको जबरदस्ती क्यों यहाँ पर चैप्टर में रख दिया गया है. देखो हर एक चैप्टर किसी ना किसी रीजन से आपकी बुक में रखा गया है. यदि मैं पहले चैप्टर की बात करूं कंप्यूटर सिस्टम की, तो उसका अपना मोटिव था कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए. सेकंड चैप्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन, अब कंप्यूटर में जो चीजें होती है सब डेटा के फॉर्मेट में तो होती है मैम, तो डेटा को इंटरनली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके लिए हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, जिसमें हमने कुछ नंबर सिस्टम्स पढ़ लिए थे. चाहे आप नंबर एंटर करो, चाहे आप कैरेक्टर एंटर करो, इंटरनली सिस्टम जिससे समझता है वो सिर्फ कुछ नंबर सिस्टम्स होते हैं, जैसे बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया. तो ये भी समझ में आ गया था मैम. ASCII ISCI सारे कोड्स अच्छे से क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना क्लियर. नहीं देखिए वीडियो लेक्चर्स, पहली बार सेशन में आए हो बेटा जी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की, जाके देख लेना, सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं. ठीक है जी. अब ये बूलियन लॉजिक क्या है, तो देखो ये भी आपके कंप्यूटर सिस्टम से ही रिलेट करता है. कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा आप इनपुट करते हो, कंप्यूटर सिस्टम जिन सिग्नल्स को समझता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं. ठीक है जी. कौन से सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक. मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा वैल्यूज जा रही है वो सिर्फ रिप्रेजेंट की जाती है वोल्टेज के फॉर्मेट में. अब या तो इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वैल्यू, इन वोल्टेज की वैल्यू क्या हो सकती है, इस वोल्टेज की वैल्यू या तो हाई हो सकती है मैम या तो लो हो सकती है. इन दो ही पर्टिकुलर वैल्यूज पे जो है सिस्टम काम करता है. तो जब हाई वैल्यू होती है तो हम बोल देते हैं कि हमने एक बिट सेट की हुई है दैट इज 1, और लो वैल्यू होती है तो हमने एक बिट सेट की हुई है दैट इज 0, है ना. तो यहां पर ना जो बूलियन लॉजिक इस चैप्टर का जो नाम है वो इसी पर बेस्ड है, ये जो 0 एंड 1 जिसको आप बाइनरी वैल्यूज कहते हो, ये जो 0 1 हाई और लो जो दो वैल्यूज हैं ये बूलियन वैल्यूज कहलाती हैं एक्चुअल में. ठीक है. सिस्टम में हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनकी बूलियन वैल्यूज से. तो जब भी आप कोई भी लॉजिक अप्लाई करते हो ना, सिस्टम में कोई भी लॉजिक अप्लाई करते हो तो उसकी दो ही वैल्यू होती है, या तो यस या तो नो, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो 1 या तो 0, या तो हाई या तो लो. बात समझ में आई. तो ये बूलियन लॉजिक चैप्टर का मतलब आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि हम जो भी लॉजिक अप्लाई करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो लॉजिक बेसिकली जो भी नंबर्स, जो भी डेटा वैल्यूज, जो भी आप एंटर करते हो, बेसिकली उसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज बन सकती है, या 1 या 0, या ट्रू या फॉल्स, या यस या नो. ठीक है. अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आता होगा, है ना. थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे, है ना जी. तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यदि बात करूं तो लॉन्ग एगो एरिस्टोटल कंस्ट्रक्टेड अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ फॉर्मल लॉजिक
and wrote 6 famous works on the subject, contributing greatly to organization of Main's reasoning. ये जो आप पहली पिक्चर यहाँ पे देख रहे हो, ये सर एरिस्टोटल की है, ठीक है। अब इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ लॉजिक, मतलब कि बहुत समय पहले की बात है, सर एरिस्टोटल ने जो है शुरुआत की थी लॉजिक्स को डेवलप करने की, ठीक है। अब लॉजिक्स मतलब लोग कैसे सोचते हैं, कैसे आप थिंक कर सकते हो, ये जो लॉजिक डेवलप करने वाली जो शुरुआत है वो इन्होंने की थी। क्लियर हुआ मेरी बात? तो इन्होंने इसके लिए 6 फेमस इनके वर्क्स लिखे थे, मतलब इनके 6 फेमस बुक्स थे, 6 फेमस वर्क्स थे जो काफी फेमस हुए, ठीक है, जिन्होंने मेंस रीजनिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। अब ये काम ऐसे चलता रहा, धीरे धीरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आए और उस पर इन्हीं के लॉजिक्स को अप्लाई किया गया। तो फॉर सेंचुरी आफ्टरवर्ड मैथमेटिशियंस केप्ट ऑन ट्राइंग टू सॉल्व दिस लॉजिक प्रॉब्लम्स यूजिंग कन्वेंशनल अलजेब्रा। जो कन्वेंशनल अलजेब्रा चलती आ रही थी उसी के बेसिस पर जो इन्होंने एरिस्टोटल ने जो डिफाइन की थी लॉजिक की डेफिनेशन, उसी के बेसिस पर सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा था। लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ सेंचुरीज के बाद, सालों बाद नहीं, कुछ सेंचुरीज के बाद only George Boole could manipulate this symbol successfully to arrive at solution with his own mathematical system of logic. जॉर्ज बुल ने क्या किया, इस पर्टिकुलर लॉजिक को थोड़ा बदला। उन्होंने इस लॉजिक में कुछ सिंबल्स को लेकर आए, मतलब उन्होंने ये जो मैथमेटिकल अलजेब्रा अप्लाई की जा रही थी, जो कन्वेंशनल अलजेब्रा थी जो एरिस्टोटल ने डिफाइन की थी, उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ लॉजिक्स को अप्लाई किया, कुछ सिंबल्स को अप्लाई किया कि भाई हम इन कैलकुलेशंस को, हम इन मैथमेटिकल लॉजिक्स को सिंबल्स के फॉर्मेट में भी तो कर सकते हैं, ठीक है जी। So Boole's revolutionary paper and investigation of laws of the thought was published in 1854, which led to the development of new system, the algebra of logic, that is known as Boolean algebra और Boolean logic। तो यहाँ पर जो नाम आप देख रहे हो जॉर्ज बुल, एक्चुअली इन्हें ही फादर ऑफ Boolean algebra कहा जाता है। और सेकंड जो पिक्चर आप देख रहे हो ये इन्हीं की है। इन्होंने यहाँ पर बताया कि ये जितने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, जितने मैथमेटिकल लॉजिकल जो हम अप्लाई करते हैं लॉजिक्स, उसको आप बूलियन अलजेब्रा के फॉर्मेट में, बूलियन लॉजिक्स के फॉर्मेट में, कुछ सिंबल्स के फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हो, जो उन्होंने अपने इस पेपर में बताया था जिसका नाम है एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ द थॉट, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, Boole's work remained confined to papers only until 1938, ठीक है, when Claude E. Shannon wrote a paper titled Symbolic Analysis of Relay Switching Circuit। मतलब बुलेस के वर्क पर भी जो उन्होंने पेपर पब्लिश किया था उसके बाद या कुछ सालों बाद, मतलब 1938 तक, सर जो क्लॉड ई शैनॉन है उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, उन्होंने अपना एक पेपर निकाला जिसमें उन्होंने ये बताया कि भाई रिले लॉजिक जो प्रॉब्लम्स होती है उनको आप सिंबॉलिकली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने अपने इस पेपर में इनकी जो स्टडी थी, है ना, जो बुलेस की स्टडी थी, जॉर्ज बुलेस की, उनकी स्टडी को इन्होंने यहाँ पे और इनहेंस किया और रिलेस लॉजिक जो प्रॉब्लम्स है उसको आप बूलियन लॉजिक से कैसे सॉल्व कर सकते हो सिंबॉलिकली, उसके बारे में और डिफाइन किया, ठीक है। सो एज लॉजिक प्रॉब्लम्स आर बाइनरी डिसीजंस एंड बूलियन लॉजिक इफेक्टिवली डील्स विद दिस बाइनरी वैल्यूज, दस इट इज आल्सो नोन एज स्विचिंग अलजेब्रा। तो यहाँ पर इस बूलियन अलजेब्रा को स्विचिंग अलजेब्रा के नाम से भी जाने लगा। मतलब कि जो भी लॉजिक्स आप अप्लाई करते हो वो लॉजिक्स को बाइनरी डिसीजन के फॉर्मेट में लिया जाता है, जो कंप्यूटर एक्चुअली बाइनरी डिसीजंस लेते हैं, है ना। अब आपको ये सब कैसा लग रहा होगा, एक कहानी के जैसा, तो बेटा कहानी के जैसा ही समझना है, क्योंकि यदि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया तो आपको हिस्ट्री थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अब ये लॉजिक आखिरकार होते क्या हैं, देखो सिंपल से लॉजिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा शुड आई कैरी द बुक और नॉट, क्या हमें अपने साथ बुक कैरी करना चाहिए या नहीं, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल लॉजिक जो आप अप्लाई कर रहे हो। शुड आई यूज अ कैलकुलेटर और नॉट, किसी मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या मुझे कैलकुलेटर यूज करना चाहिए या नहीं, ठीक है। शुड आई मिस टीवी प्रोग्राम और नॉट, आपकी कोई इंपॉर्टेंट पढ़ाई होगी, आपका कोई इंपॉर्टेंट क्लास होगा, तो आपको क्या टीवी सीरियल या आपका जो टीवी फेवरेट प्रोग्राम है उसे मिस करना चाहिए या नहीं। तो ये कुछ लॉजिक क्वेश्चन है जो हमारी डेली लाइफ में 100 बार जनरेट होते होंगे दिन में, ठीक है। मतलब एक पल में आप कितनी बार चीजें सोचते होंगे, आपके कितने लॉजिक्स आप अप्लाई करते होंगे, जिसकी सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं। अब वो दो वैल्यूज क्या होगी, या तो यस या तो नो, अंडरस्टैंड। अब कंप्यूटर्स में ये यस और नो को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो कंप्यूटर्स में इस यस और नो को बूलियन लॉजिक्स के फॉर्मेट में अप्लाई किया जाता है। कंप्यूटर इसको बूलियन लॉजिक्स के फॉर्मेट में जो है हम बोल सकते हैं प्रोसेस करता है, ठीक है। सो ईच ऑफ द अबव मेंशन्ड इज अ बाइनरी डिसीजन, इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी डिसीजन कहेंगे, जो कि 0 and 1 के फॉर्मेट में होगा, जो यस और नो के फॉर्मेट में होगा। किस फॉर्मेट में होगा, यस और नो के फॉर्मेट में होगा। जो ट्रू और
फॉल्स के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यूज बन पा रही है यही बाइनरी डिसीजंस कहलाते हैं, क्योंकि 0 एंड 1 को हम बाइनरी और बिट्स और बाइनरी वैल्यूज के फॉर्मेट में भी जानते हैं। दैट्स व्हाई इन्हें हम बाइनरी डिसीजंस कहते हैं, जो किसी लॉजिक के बेसिस पर आप लेते हो, ठीक है। आई बात समझ में इतने अच्छे से? चलिए, तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यस नो की कहानी समझ में आ गई, 0-1 की कहानी समझ में आ चुकी है, बूलियन लॉजिक की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, क्यों करी, ये समझ में आ चुका है। चलो अब बढ़ते हैं आगे अब अपनी असली कहानी पर, जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, दैट इज लॉजिकल ऑपरेशंस। कि ये जो लॉजिक्स आप अप्लाई करते हो इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम में अप्लाई किए जाते हैं। दैट इज देयर आर सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ट्रुथ फंक्शंस। जो स्टेटमेंट, जो लॉजिक है वो कितना सही है, उसके लिए हम एक ट्रुथ फंक्शन के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। अब ये ट्रुथ फंक्शन क्या होता है ना? तो ट्रुथ फंक्शन समझने के पहले हमें जानना होगा ट्रुथ टेबल के बारे में, जो कि इन्हीं दो वैल्यूज पर बेस्ड होती है, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल, लॉजिकल स्टेटमेंट्स कैन हैव ओनली वन ऑफ द टू वैल्यूज। कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट की सिर्फ दो ही वैल्यू होगी, या तो यस या तो नो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जैसे मैंने बोला कि शुड आई मिस द टीवी प्रोग्राम और नॉट, तो या तो मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू यस होगी या मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू नो होगी। तो इसी के बेसिस पर हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है, कि ये जो लॉजिक है उसकी कितनी ट्रुथ पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं, ठीक है जी। तो बात समझ में आई? तो यहाँ पे यस को हम इंडिकेट करेंगे ट्रू से और नो को इंडिकेट करेंगे फॉल्स के, ठीक है। तो ये जो ट्रू है इसी को यस भी कहोगे, इसी को आप 1 भी कहोगे, और ये जो फॉल्स है इसी को आप नो भी कहोगे और इसको आप 0 भी कहोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो ये सब चीजें सेम है, इसमें कंफ्यूज मत होना, बच्चे इसमें जनरली कंफ्यूज होते हैं। ये सभी बूलियन वैल्यूज हैं, 0, 1, यस, नो, ट्रू और फॉल्स, है ना। 1 ट्रू को इंडिकेट कर रहा है, यस को इंडिकेट कर रहा है, 0 नो को इंडिकेट कर रहा है, फॉल्स को इंडिकेट कर रहा है ना जी। तो अब यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। सपोज एक स्टेटमेंट ले लिया, आई वांट टू हैव टी, और दूसरा स्टेटमेंट ले लिया, टी इज रेडिली अवेलेबल। अब इन दोनों स्टेटमेंट की क्या पॉसिबल वैल्यूज बन सकती है? सो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ट्रुथ वैल्यूज से, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू हैव टी, इसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है, नाउ टी इज रेडिली अवेलेबल, इसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है, दोनों की वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है। या आई वॉन्ट टू हैव अ टी, इसकी वैल्यू समटाइम्स सम पर्सन्स के लिए ट्रू हो सकती है, एंड टी इज रेडिली अवेलेबल, कुछ पर्सन्स के लिए कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। आई वॉन्ट टू हैव अ टी, कुछ पर्सन्स के लिए इसकी वैल्यू फॉल्स भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ट्रू हो, है ना। तो फॉल्स के केस में इसकी वैल्यू ट्रू, और कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों की वैल्यू फॉल्स भी हो। अंडरस्टूड? तो फाइनल आंसर जो निकल के आ रहा है TFF, मतलब ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, आई हैव टी, हमने रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है। अभी कैसे निकाला इसको समझने के लिए ट्रुथ टेबल पे मूव करते हैं हम, ठीक है। ये कैसे निकाला? देखो, पॉसिबल वैल्यूज तो आपको समझ में आ गई कि 4 पॉसिबल वैल्यूज बन सकती है। जैसे मैंने कहा कि आई हैव टी, ओके, या आई वॉन्ट टी, ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव टी, ठीक है, समझ में आई बात? नाउ इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, क्लियर। और टी इज रेडिली अवेलेबल, टी इज रेडिली अवेलेबल, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू भी या तो ट्रू होगी तो फॉल्स होगी। तो इसके जब कॉम्बिनेशंस आप बनाओगे, इसके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जरूरी नहीं कि दोनों टाइम फॉल्स और दोनों टाइम ट्रू हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ ट्रू फॉल्स हो, यहाँ फॉल्स या ट्रू हो। तो ये इसके 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये क्या बनेंगे? इसके 4 पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज बन सकती हैं। तो इसके बेसिस पर अब हमें आंसर जनरेट करना है, ठीक है जी। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी रिप्रेजेंट तो हम किसी भी अल्फाबेट से कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट लिखने के लिए, अब इतना बड़ा स्टेटमेंट बार बार लिखेंगे, इसलिए हमने क्या किया, इसको x और y से डिनोट कर लिया, ठीक है। और जो रिजल्ट निकलेगा इनके बेसिस पे, जो लास्ट में जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट को डिनोट कर लेते हैं काय से, हम उस रिजल्ट को डिनोट कर लेते हैं मैम r से। अंडरस्टूड? तो अब जो आपकी ट्रुथ टेबल बनेगी, दिस इज नोन एज ट्रुथ टेबल, जो अलग अलग ट्रुथ फंक्शन पर बेस्ड है, ओके। तो x की वैल्यू आई वॉन्ट टू हैव टी, y की वैल्यू द टी इज रेडिली अवेलेबल। ये 2 स्टेटमेंट है हमारे पास, या तो दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट आपका निकलेगा 1, 1 मीन्स ट्रू, दोनों ट्रू होंगे तो आपका रिजल्ट निकलेगा ट्रू, ओके, ऑब्वियस सी बात है। एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा तो आपका रिजल्ट फॉल्स निकलेगा, एक फॉल्स होगा और एक ट्रू होगा तो भी रिजल्ट फॉल्स निकलेगा, और दोनों फॉल्स होंगे तो भी रिजल्ट आपका फॉल्स जनरेट होगा। तो ये हमने यहां पर रिजल्ट जनरेट कर लिया, एंड दिस इज नोन एज
ट्रुथ टेबल, और ये ट्रुथ टेबल ट्रुथ वैल्यूज ट्रुथ फंक्शंस पे अप्लाई की जाती है, जो भी पॉसिबल वैल्यूज बन सकती है। तो ट्रू को हमने 1 से इंडिकेट किया है, और फॉल्स को हमने, ट्रू को हमने किससे इंडिकेट किया है 1 से, और फॉल्स को हमने इंडिकेट किया है यहाँ पे 0 से। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब यहां पर क्या करना है, इन ट्रुथ फंक्शंस को, इन ट्रुथ वैल्यूज को आप लॉजिकल ऑपरेटर्स के फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हो। तो 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, 1 इज नॉट, सेकंड इज और, एंड थर्ड इज एंड। नॉट, एंड और 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। नॉट ऑपरेटर की बात करूं तो इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। नॉट का मतलब होता है कि हम यहां पर किसी भी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा -1, इसको यदि कन्वर्ट करोगे तो ये +1 में कन्वर्ट होगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा +1। यदि +1 लिखा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा -1। मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है ना कि +1 का -1 वैल्यू होता है, -1 का +1 हो जाता है, जिसमें आप साइन इंटरचेंज कर देते हो। बिल्कुल वैसे ही नॉट ऑपरेटर एक सिंगल वैल्यू पर, एक सिंगल ट्रुथ कंडीशन पे काम करता है, सिंगल ट्रुथ कंडीशन पे, जिसकी वैल्यू इसकी कॉम्प्लीमेंट होती है। जैसे मैंने बोला आई लाइक टी, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या होगी, आई डिडंट लाइक टी। ठीक है, आई डोंट लाइक टी। क्लियर हुआ। तो जो आपने इंग्लिश में पढ़े हैं ना, कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जिसको कहते हो आप, है ना, वो बेसिकली यहाँ पे नॉट ऑपरेटर काम करता है, जो नॉट लगा देते हो। कोई सेंटेंस मैंने बोला आई लाइक टी, ठीक है, तो आपने लिखा आई डोंट लाइक टी, तो इसका निगेटिव सेंटेंस क्या हुआ, आई डोंट लाइक टी। ठीक है जी, तो मेरी बात समझ में आ गई। तो ये नॉट की मदद से, ये नॉट ऑपरेटर लगाकर आपने इसका रेसिप्रोकल, इसका कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर दिया। ठीक है जी, तो यही काम यहां पर नॉट करता है। सो दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन सिंगल वेरिएबल। पहली कंडीशन ध्यान रखना है कि नॉट ऑपरेटर एक सिंगल वेरिएबल पे काम करता है। जो भी ऑपरेशन यहां परफॉर्म करोगे वो सिंगल वेरिएबल पे होगा, जिसको हम कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इस ऑपरेटर को हम, जो ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा उसको ऑपरेशन को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब ऑपोजिट रेसिप्रोकल काम करना। और इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो होता है बार सिंबल। ठीक है, बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला x = आई लाइक टी, ओके, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अब आई डोंट लाइक टी। मेरी बात समझ में आ गई, ये मैंने कहा। तो यहां पर इसको इंडिकेट कैसे करोगे, x के ऊपर बार लगाकर। इस निगेटिव वाले सेंटेंस को कैसे इंडिकेट करोगे, x के ऊपर ये बार लगाकर। ठीक है, तो यदि x है आपका सिचुएशन, x है आपका ट्रुथ फंक्शन, तो इसको जब नॉट पे अप्लाई करोगे तो x बार जनरेट होगा, विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। इसको क्या कहोगे आप, इसको आप रीड करोगे यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, x का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे कि इस स्टेटमेंट का नेगेटिव स्टेटमेंट। ओके जी, बात समझ में आ गई अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सो दस x बार मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x एंड सपोज yz बार मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ yz। अगर 2 स्टेटमेंट होते हैं तो उसका भी हो जाएगा। एज वी नो दैट द वेरिएबल्स यूज्ड इन बूलियन इक्वेशंस हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव मे अज्यूम ओनली 1 or 2 पॉसिबल वैल्यूज, दैट इज 0 and 1। सो वेयर 0 डिनोट्स फॉल्स एंड 1 डिनोट्स ट्रू। तो अब यहाँ पे यदि आपके पास में 2 वैल्यूज है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 1, मतलब 0 पे जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसकी वैल्यू 0 जनरेट होगी। तो नॉट में ध्यान रखना, 1 का 0 होता है, 0 का 1 होता है। फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ट्रू की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। दिस इज हाउ अबाउट नॉट। ठीक है जी, तो ये लाइन भी अच्छे से समझ में आ गई। तो इसकी यदि हम ट्रुथ टेबल देखेंगे तो इसकी ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल है। x कोई स्टेटमेंट है, सपोज आई लाइक टी, मैंने कहा यस आई लाइक टी, तो यहां पे इसकी वैल्यू ट्रू है, लेकिन इसका जो नॉट निकलेगा क्या निकलेगा, आई डोंट लाइक टी। यदि मैंने कहा कि आई डोंट लाइक टी, तो इसका रेसिप्रोकल क्या निकलेगा, आई लाइक टी। तो 1 और 0, 0 और 1 समझ में आ गया। 0 मीन्स फॉल्स, फॉल्स की वैल्यू 1 हो रही है मतलब ट्रू, और 1 मीन्स ट्रू और इसकी वैल्यू 0 हो रही है मतलब कि ट्रू की वैल्यू फॉल्स सेट हो रही है। सो इसे हम x को किससे इंडिकेट करेंगे, x बार से, जिसको कहेंगे नॉट ऑफ x। अब एक चीज और, x का नॉट क्या कहलाता है, x बार। यही मैंने बताया कि x का नॉट कहलाता है मैम x बार। अब इसको और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और भी तरीके होते हैं इसको लिखने के। और क्या तरीके होते हैं तो ध्यान से समझो। और इसको लिख सकते हो आप ऐसे टिल्ड सिंबल लगा के भी लिख सकते हो, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नॉट x से कहलाएगा। या फिर x के बाद आप इस तरह अपोस्ट्रोफी x भी लगा, डैश भी लगा सकते हो। तो ये तीनों इक्वल है, ठीक है, ये तीनों इक्वल है। नॉट x को ही डिनोट करेंगे, इस x की वैल्यू को ही ये डिनोट करेंगे। तीनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, बट जनरली जो यूज होता है, जनरली वो यही बार वाला वे ही यूज होता है।
अब यदि इसको आप वेन डायग्राम से समझते हो, देखो आप क्लास 11th में आ चुके हो, जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो वेन डायग्राम बहुत अच्छे से जानते होंगे। सेट्स वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, सेट्स में भी आपने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा होगा ना, कि यूनिवर्सल सेट जो एक सेट होता है, सपोज उसमें मैंने कहा कि इवन नंबर्स, यदि मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट बोला तो इवन को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स उसके कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हो जाते हैं, है ना जी, समझ में आया। यदि मैंने बोला 1 तो -1 उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। बिल्कुल वैसे यहां पर यदि हम वेन डायग्राम बात करें तो ये x नंबर का सेट है, तो x बार क्या हो जाएगा, ये बाहर जितनी वैल्यूज आपको दिख रही है, जो शेडेड पोर्शन आपको बाहर दिख रहा है, ये आपका x बार के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप x बार भी लिख सकते हो, इसको आप टिल्ड सिंबल के साथ में x भी लिख सकते हो, x के ऊपर डैश भी लगा सकते हो। तो सेवरल अदर सिंबल्स मींस लाइक दिस टिल्ड सिंबल आर यूज्ड फॉर कॉम्प्लीमेंटेशन इफ द टिल्ड सिंबल x इज रीड एज नेगेशन ऑफ x। इसको क्या रीड करते हैं हम, नेगेशन ऑफ x, क्योंकि ये नॉट वैल्यू में जा रहा है। इफ इट इज रीड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, नेगेशन ऑफ x भी बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x भी बोल सकते हो, है ना। और यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो डैश लगाकर भी। ठीक है जी, आ गई बात समझे, तीनों कि मैंने यहां पर बता दिए। तो अब आपको नॉट ऑपरेटर तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। नाउ व्हाट अबाउट मैम, 3 ऑपरेटर बताए, नॉट, और एंड। अभी और की कहानी समझो कि सेकंड नंबर का जो ऑपरेटर होता है और ये क्या होता है। तो नॉट सिंगल वेरिएबल पे अप्लाई किया जाता है, और जो और ऑपरेटर है वो 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो सेकंड इंपॉर्टेंट ऑपरेटर इन बूलियन अलजेब्रा इज और ऑपरेटर विच डिनोट्स द ऑपरेशन कॉल्ड लॉजिकल एडिशन। और को क्या कहते हो आप, लॉजिकल एडिशन के नाम से भी जानते हो। और इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वही प्लस सिंबल, प्लस सिंबल एडिशन के लिए यूज होता है, प्लस सिंबल का यूज किया जाता है। डज नॉट हैव द नॉर्मल मीनिंग, इसका नॉर्मल मीनिंग प्लस से मत समझना, इट हैव अ लॉजिकल एडिशन और लॉजिकल और सिंबल। मीन्स कि यहां पे यदि मैंने कहा कि मेरे पास में 2 सिचुएशंस है, 2 लॉजिक्स है, तो उन दोनों लॉजिक्स को यदि मैं और के साथ में अप्लाई करूंगी तो मुझे क्या वैल्यूज मिलनी है, ध्यान से समझना। सपोज x एक स्टेटमेंट है, हमारे पास कुछ y एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इनकी जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, इनकी जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, तो इनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, x और y की, या तो x की वैल्यू दोनों की क्या होगी, फॉल्स फॉल्स होगी, दोनों की वैल्यू या तो फॉल्स फॉल्स होगी, या तो दोनों की वैल्यू एक की ट्रू होगी, एक की फॉल्स होगी, एक की वैल्यू फॉल्स, एक की वैल्यू ट्रू होगी, या इसकी वैल्यू ट्रू होगी, इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू ट्रू हो जानी, यहाँ वैल्यू फॉल्स हो जानी, या दोनों ट्रू होंगे या फिर दोनों ट्रू होंगे। तो मेरी बात समझ में आ रही है, x और y 2 स्टेटमेंट हमने मान लिए, और अब आपको निकालना है यहाँ पे और। तो जब आप और निकालोगे तो और निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट को ऐड करते हैं, या तो ऐसे लिखोगे या फिर x और y करके लिखोगे, दोनों तरीके वैलिड है ना। जैसे नॉट में आप क्या लिखते हो, नॉट में आप x को आप इस तरीके से x बार से डिनोट करते हो, यहां पर हम प्लस से डिनोट कर देते हैं। तो अब प्लस के केस में क्या होता है, देखो 0 + 0 कितना होता है, यदि बाइनरी डिजिट्स को भी आप ऐड करते हो तो बेटा जी 0 ही होता है। जब 0 + 1 करोगे तो कितना आएगा, 0 + 1 करोगे तो 1 ही आएगा मैम, 1 + 0 करोगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 1 + 1 मतलब ट्रू वैल्यूज भी मिलेगी तो कितना आ जाएगा, 1 ही जनरेट होगा। एंड दिस इज द फाइनल वैल्यू एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ x और y। ठीक है, तो और मतलब प्लस, प्लस मतलब आपको दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है। और एक और तरीका बताऊं तो यहाँ पे आपको जो सेट्स की थ्योरम है, जो 11th क्लास में मैथ्स में सेट्स बोलता है, क्या वेन डायग्राम में, कि दोनों जो सेट्स है उन दोनों को क्या कर दो, यूनियन निकाल दो, दोनों की वैल्यू को कंबाइंड कर दो, दिस इज नोन एज और ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखो ये जो x एक है और ये जो y जो है, दोनों के वैल्यूज को कंबाइंड कर दिया, है ना, तो x + y जनरेट हो रहा है। वेन डायग्राम भी यहाँ पर बता रहा है। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी, ये जो ट्रुथ टेबल आपको डिनोट कर रही है, ये x + y और x और y को डिनोट कर रही है ना। तो इसकी टेबल आपको ऐसे ही बनानी है, जब दोनों वैल्यू फॉल्स होती है तो आपको फॉल्स रिटर्न मिल रहा है, मतलब 0 0 वैल्यू है तो 0 आ रहा है, 0 और 1 वैल्यू है तो 1 जनरेट हो रहा है, 1 और 0 वैल्यू है तो 1 जनरेट हो रहा है, और 1 और 1 है मतलब दोनों ट्रू है तो आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज कैसे जनरेट हो गई, प्लस से। तो और का मतलब प्लस, ध्यान रखना, मतलब जितनी भी बिट्स है वो ऐड हो जाएंगी, 0 1 0 1 0 1, और ऑल 4 पॉसिबल वैल्यूज तो क्लियर हो चुकी है आपको अच्छे से। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम एंड की तरफ। एंड का क्या मतलब होता है, एंड ऑपरेटर जो कि तीसरा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि यहाँ पर हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं, और में हम प्लस करते हैं, मतलब बाइनरी एडिशन एक तरीके से आप कर रहे होते हो, यहाँ पे हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन मतलब लॉजिकल
लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। तो एंड ऑपरेटर परफॉर्म्स अनदर इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा कॉल्ड लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, जिसको डिनोट करते हो आप डॉट से। किससे डिनोट करते हो? डॉट से। इसको किससे डिनोट किया जाता है? डॉट से। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको भाई, नॉट को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, ठीक है, वहीं और को डिनोट करते हैं हम प्लस सिंबल से, मतलब x प्लस वाई, और नॉट एंड को डिनोट करते हैं किससे? एंड को डिनोट करते हैं डॉट से, मतलब x मल्टीप्लाई वाई। ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होगी, इसका रिजल्ट कैसे जनरेट करेंगे मैम? तो सपोज कि x कोई स्टेटमेंट है, y कोई स्टेटमेंट है। जब आपको x एंड y निकालना है, मींस व्हाट, कि आपको क्या निकालना है? x डॉट y जनरेट करना है। ठीक है, तो अब x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होगी, सपोज कि x की और y की पॉसिबल वैल्यू आपकी 0 0 है, फॉल्स फॉल्स है, या फिर 0 1 है, एक वैल्यू ट्रू एक वैल्यू फॉल्स है ना, या 1 0 है या 1 1 है, यही 4 पॉसिबल वैल्यूज बनेगी। तो अब इस केस में यदि आप x डॉट y निकालोगे, इस केस में यदि आप x डॉट y निकालोगे, तो x डॉट y की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो 0 का 0 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है बेटा जी? 0 ही आता है। आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, 0 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगेन 0 आएगा। 1 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, और 1 का जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 1। ओके, तो ये डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दोनों वैल्यू क्या हो रही है आपकी? मल्टीप्लाई हो रही है। सो हियर्स द आंसर इज। क्लियर हो गई बात अच्छे से? तो यहां पर तीनों मैंने आपको बता दिया है, एंड और नॉट, और मतलब प्लस, एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड मतलब डॉट, ऐसे ध्यान रखना। तो वैल्यूज ये कभी भी ट्रुथ टेबल आप गलत नहीं करोगे। तो अभी यदि इसकी ट्रुथ टेबल की बात कर लें तो एंड का मतलब, यदि मैं आपके सेट थ्योरम्स पे आ जाऊं तो आप देखो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, कि दोनों सेट में से कॉमन वैल्यूज को निकालना। जैसे कि आप यहां देख रहे हो कि इन दोनों सेट में से x और y में से जो कॉमन वैल्यूज है वो निकल कर आ रही है x डॉट y से। ठीक है, और जो आपका एंड होता है और होता है उसमें दोनों वैल्यूज का कंबाइंड वैल्यूज निकल के आती है, मतलब दोनों सेट कंबाइंड हो जाते हैं x प्लस वाई में। ओके जी, क्लियर? चलिए, तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है आप देख लो, 0 0 से आंसर रिटर्न हो रहा है 0 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा अगेन 0, 1 0 ज़ा अगेन 0, एंड 1 1 ज़ा 1। ठीक है जी, तो यदि हम बात करें तो यहां पे जो एंड ऑपरेटर होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा, और जो और ऑपरेटर होता है यदि एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। मींस यदि इस टेबल को मैं यहां पर एक्सटेंड करती हूं, इस टेबल को यदि मैं यहां पर एक्सटेंड करती हूं और यहां पे मैं x प्लस वाई, मीन्स कि यहां पर मैं x और y को भी बना दूं इन्हीं दो वैल्यूज पर। ठीक है, किस पर? इन्हीं दो वैल्यूज पर। तो आप ध्यान से देखो, आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि 0 प्लस 0 दैट इज 0, 0 प्लस 1 दैट इज 1, 1 एंड 1। तो और जो ऑपरेटर है वो क्या काम करता है? और जो ऑपरेटर है यदि एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो आपको ट्रू ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, और एंड जो ऑपरेटर है दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी आपको ट्रू रिटर्न करेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, एंड मतलब डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब प्लस, ये ध्यान रखना है ना। और ये बेसिकली इनके कैलकुलेशंस होते हैं। दिस इज ओवर द ट्रुथ टेबल्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैम? एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा मैम? दिस इज अगेन द डाउट जो स्टूडेंट्स को होता है कि मैम ट्रुथ टेबल तो अच्छे से समझ में आ जाती है, ट्रुथ टेबल में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें प्रॉब्लम होती है, वहां नंबर कट जाते हैं, समझ नहीं आता है। तो सुनो, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, कोई भी आपको एंड और नॉट से रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, कोई बुलियन एक्सप्रेशन, क्वेश्चन मतलब कोई बुलियन एक्सप्रेशन दे देंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। जैसे एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दे दिया x प्लस वाई डॉट जेड, और उसके ऊपर दे दिया एक बार। तो अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपके पास में क्या है, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको? 3 स्टेटमेंट्स है, मतलब एक लॉजिक एक्सप्रेशन x है, दूसरा y है, तीसरा z है। अभी ये समझने के पहले एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना। सपोज मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया, x है ना प्लस xy, ठीक है, और इस पे बार लगा देती हूँ सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से समझना। जो अभी मैंने आपको ट्रुथ टेबल्स बताई है ना बेटा जी, उसी ट्रुथ टेबल के बेसिस पे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके यहाँ बताने वाली हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यदि आपको समझ में आ गया तो इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अब क्या बताया यहाँ पर कि मैम यहाँ x और y दो ही वेरिएबल की बात की जा रही है, x की
और y की, दो ही वेरिएबल की बात की जा रही है। अब इन दोनों वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या बन सकती है, दोनों की वैल्यू या तो फॉल्स होगी, किसी एक की ट्रू एक की फॉल्स होगी, या फिर दोनों की ट्रू होगी। इसके अलावा इसकी और कोई पॉसिबल वैल्यूज बन सकती है क्या, ट्रूथ पॉसिबल वैल्यूज नहीं। अब हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, x तो दिया हुआ है मैम, x के बाद आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर क्या, x के बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है सबसे पहले एक्स वाई, मतलब यहाँ पे डॉट है x डॉट वाई, ठीक है जी। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर x डॉट वाई। अभी x डॉट वाई मतलब x एंड y, एंड मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे एंड की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 0 0 0 ही आएगा, ठीक है। यदि एंड की वैल्यू जनरेट करें तो क्या जनरेट होगी, 0 0 0, 0 1 जा 0, 1 0 जा 0 और 1 1 जा 1, ये x डॉट वाई की वैल्यू आई। अब आपको क्या जनरेट करना है इसके बाद आपको निकालना है मैम x डॉट वाई पर बार, यही निकालना है ना। तो x डॉट वाई पर बार कैसे निकालोगे, मतलब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, अब नॉट बार लगा है मतलब नॉट अप्लाई करना है। ये आपके पास में एक सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वैल्यूज है, इसका बार निकालना है। तो इसका बार कैसे निकालोगे, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज, तो 0 की कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू 1, 0 की कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू 1, 0 की कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू 1 और 1 की कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू 0। कोई डाउट नहीं, समझ में आया अच्छे से, है ना। तो हमारे पास में x डॉट वाई निकल आया, x डॉट वाई का बार भी निकल आया मैम। ये दोनों आपको समझ में आए। कौन से ऑपरेशंस मैंने यहाँ पर लगाए, जरा ध्यान से देखना, कौन कौन से ऑपरेशंस मैंने यहाँ अप्लाई किए। यहाँ हमने एंड ऑपरेशन अप्लाई किया है, यहाँ हमने नॉट अप्लाई किया है, ठीक है जी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये प्लस को अप्लाई करेंगे, मतलब और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो फाइनली अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, x प्लस एक्स डॉट वाई बार की। तो अब क्या करना है, आपके पास में ये x प्लस वाई की वैल्यू है, इसको इस x के साथ में ऐड कर दोगे तो आपके पास में फाइनल आंसर निकल आएगा। तो कौन से दो कॉलम को ऐड करोगे, इस कॉलम को ऐड करोगे और इस कॉलम को ऐड करोगे, तो फाइनल आंसर यू विल गेट, है ना। अब ऐड करना है, प्लस मतलब और अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है और, तो 0 और 1 कितना होता है 1, 0 और 1 अगेन 1, 0 और 1 अगेन 1, है ना, 1 1 भी 1 1 1 1, तो सारी वैल्यूज आपको 1 1 1 के फॉर्मेट में मिल गई, क्योंकि देखो यहाँ पे सब वैल्यूज आपके 1 के साथ में ही चल रही है, ठीक है जी। तो फाइनल आंसर इज दिस। इस स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व किया, अब समझ में आ गया भाई, इस गिवन स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे किया, फाइनल आंसर क्या आया ये क्लियर हो चुका है। बस ऐसे ही अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यदि ये चीज क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, जरा कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और ये किस बेसिस पे हमने किया है, वही जो 3 ट्रूथ टेबल्स अभी हमने समझी है, एंड और नॉट की, उसी के बेसिस पे। देखो ये एंड अप्लाई किया, नॉट अप्लाई किया और अप्लाई कर दिया। अब यहां पे देखो 3 स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं, एक x है, एक y है और एक z है। तो भाई 2 के कॉम्बिनेशंस तो आपको समझ में आ रहे हैं, बट व्हाट अबाउट 3 के कॉम्बिनेशंस कैसे बनाओगे। तो 3 के कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से ध्यान रखना है कि भाई 2 की तो पॉसिबल वैल्यूज आपकी इतनी जनरेट हो पा रही थी, ठीक है, लेकिन 3 की पॉसिबल वैल्यूज जनरेट करोगे तो ये जनरेट होगी। ये वही बाइनरी टेबल 0 1 10 11 100 101 110 111 याद आ रहा है कुछ, जो हमने बाइनरी ऑक्टल में टेबल जनरेट की थी, है ना, जो बाइनरी ऑक्टल में टेबल नहीं जनरेट की थी। देखो 0 0 0 तीनों की वैल्यू है तो 0 होगी, 0 0 1 या तो एक कोई भी ट्रू होगा, इन तीनों में से कोई भी एक ट्रू होगा। ये हो गया 110 और ये हो गया आपका 110 11, ठीक है। फिर ये वाला ट्रू होगा, ये दोनों फॉल्स होंगे, ये वाला ट्रू होगा, यहाँ पे ये दोनों ट्रू हो सकते हैं, ये फॉल्स हो सकता है। तो वही कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊंगी ना कि 3 अगर स्टेटमेंट है तो इसके 8 पॉसिबल वैल्यूज बनेंगे, 2 स्टेटमेंट है तो 4 पॉसिबल वैल्यूज बनेगी, 3 स्टेटमेंट है तो 8 पॉसिबल वैल्यूज बनेगी। हाउ बेटा जी, 2 स्टेटमेंट है ट्रू की पावर 2 दैट मीन्स 4 पॉसिबल वैल्यू, 3 स्टेटमेंट है तो 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8 पॉसिबल वैल्यूज। अंडरस्टूड दिस थिंग, क्योंकि 2 क्यों लिया, यहाँ पे 0 और 1 की ही बात कर रहे हैं, बिट्स 2 ही है। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो यहाँ पर यदि x और y होते हैं तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये पॉसिबल वैल्यूज बनती है। अब यदि आपके पास में यहाँ पर x y और z है तो बहुत ध्यान से समझना, इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या बनेगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, है ना, और 0 1 1, ये 0 1 10 और 11 क्लियर हुआ। अब 1 0 0 100 101 110 और 111 हो गए 8 पॉसिबल वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर ये सही से बन गया, ये पार्ट आपका सही से बन गया, तो आगे के क्वेश्चंस करना आपके लिए चुटकियों का खेल होगा,
है ना। तो अब यहाँ पे एक्स वाई जेड के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो यही कॉम्बिनेशन है जो मैंने यहाँ बताए, ठीक है जी। देखो ध्यान से यदि देखोगे तो वही लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा था 0 1 10 11, है ना। ये 10 वाली लाइन से फिर 100 पे आ जाएंगे, तो ये 100 का 0, 101, 110 और 111। गॉट इट, समझ में आ गया। ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 एंट्रीज है तो टोटल आपके 8 वो बन जाएंगे पॉसिबल जो आपके कॉम्बिनेशन है वो ये बन जाएंगे। अब इस बेसिस पे हमें सॉल्व क्या करना था, हमें सॉल्व करना था मैम x प्लस वाई डॉट जेड का बार। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, सबसे पहले निकालेंगे y डॉट जेड, फिर निकालेंगे y डॉट जेड का बार, फिर कैलकुलेट करेंगे इसको प्लस के साथ। बात समझ में आ गई। ये जो आपका स्टेटमेंट है x प्लस वाई डॉट जेड पर बार, इसमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या होगा, सबसे पहले कैलकुलेट होगा यहाँ पर ये वाला डॉट, पहले डॉट कैलकुलेट होगा इन दोनों पर, फिर क्या कैलकुलेट होगा, फिर कैलकुलेट होगा ये बार, फिर कैलकुलेट होगा बार, और फिर क्या कैलकुलेट होगा इसके बाद लास्ट में जो चीज कैलकुलेट होगी वो होगी ये प्लस वाला ऑपरेटर, दैट इज थर्ड, ठीक है। तो अब यहां पर देखो y डॉट जेड मतलब y एंड z, मतलब यहां पर आपको y और z की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 0 कितना आया, 0, मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। तो ये हमारा ये निकला, अभी पहली वैल्यू निकली, y डॉट z जनरेट हो गया, ठीक है। अब इसका बार निकालोगे तो यही समझ लो, इसका बार क्या निकलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, है ना, इसका नॉट। तो यहां पे आप अप्लाई करोगे अब नॉट ऑपरेटर, तो नॉट ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 का 1, है ना, और 1 का 0, 0 का जो भी होगी वैल्यू वो 1 हो जाएगी और 1 की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो अगली स्टेप में देखो ये y डॉट जेड पर बार ही कैलकुलेट किया है, ये आपका एंड ऑपरेटर से आपने क्या निकाला, मल्टीप्लाई, और नॉट से इसका नेगेशन निकाल लिया। तो 0 की हर एक वैल्यू 1 में कन्वर्ट हुई, 1 की वैल्यू जो है वो 0 में कन्वर्ट हो गई। तो दूसरी स्टेप हमने कर लिया। अब तीसरी स्टेप में क्या करना है, इसको ऐड करना है। तीसरी स्टेप में क्या करोगे, इस y डॉट z को इसमें x के साथ में प्लस करना है, इसको और इसको आपको ऐड कर देना है। ये जितनी वैल्यूज आई हैं, ये जो वैल्यूज आई हैं इनके साथ में आपको और निकालना है। तो यहाँ पे देखो अगले स्टेप में अब आपको वही देखने को मिलेगा, ठीक है जी। ये देखो x प्लस वाई जेड बार दोनों को प्लस किया हुआ है, तो ये वाई जेड बार की वैल्यू और ये x की वैल्यू इसमें निकालोगे आप, और का मतलब होता है प्लस, प्लस का मतलब 0 प्लस 1 की वैल्यू 1 जनरेट हो रही है, 0 प्लस 1 की वैल्यू 1 जनरेट हो रही है, मतलब यदि एक भी 1 अवेलेबल है देन आंसर विल बी 1, ठीक है। जब दोनों 0 0 होंगे तभी 0 आएगा। तो और के केस में आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ जनरेट होती हुई शो हो गई, ठीक है, इन दोनों कॉलम पे। तो अब आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया कि यदि 2 वेरिएबल दिए होते हैं x और y तो 4 पॉसिबल वैल्यूज पे ट्रूथ टेबल जनरेट होगी, और यदि 3 वेरिएबल्स दिए होते हैं x y z तो 8 पॉसिबल वैल्यूज पे आपको कैलकुलेशन करना होता है ना मैम। चलिए अब इतना हमने समझा सिर्फ 3 लॉजिक गेट्स पर, 3 लॉजिक ऑपरेटर्स पर। पहला ऑपरेटर था आपका नॉट, दूसरा ऑपरेटर था एंड या और, कुछ भी ले लो, एंड या और। तो ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिक ऑपरेटर्स, ये 3 लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब इन तीनों लॉजिक ऑपरेटर्स से ही आप इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैम, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं लॉजिक गेट्स में। किसमें कन्वर्ट होते हैं, लॉजिक गेट्स में। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया था कि क्लाउड एस शैनॉन ने क्या कहा था, उन्होंने जितने भी रिले प्रॉब्लम्स जो थे, रिले लॉजिक जो प्रॉब्लम्स थे उनको सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया था। ये जो बूलियन अलजेब्रा डेवलप किया था, क्या डेवलप किया था, 0 से 1, है ना, और 0 से 1, ठीक है जी। इसको डिलीट करो। नॉट में क्या था, 0 to 1, 1 to 0, एंड में 4 पॉसिबल वैल्यूज थी, ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। एंड में 4 पॉसिबल वैल्यूज थे, उस पर आंसर जनरेट हो रहा था, और में भी 4 पॉसिबल वैल्यूज थी मैम, ओके, उस पर आंसर आपका जनरेट हो रहा था। तो ये बताई थी बात जॉर्ज बुलेस ने, लेकिन इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने की बात किसने कही थी, शैनॉन ने, क्लॉड शैनॉन ने। तो शैनॉन ने क्या बताया कि जो बुलियन लॉजिक आपने टेलीफोन स्विचिंग सर्किट्स पे या इंजीनियर रियलाइज्ड बुलियन अलजेब्रा पे अप्लाई किए, उसको आप कंप्यूटर्स पे अप्लाई कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से, वो भी लॉजिक गेट्स के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे इनको बुलियन ऑपरेशन को, जितने भी बुलियन ऑपरेशन थे एंड और नॉट, इसको अब हम लॉजिक गेट्स के फॉर्मेट में, सिंबॉलिकली लॉजिक गेट्स
के फॉर्मेट में बता सकते हैं। तो अब आखिर ये लॉजिक गेट्स के फॉर्मेट में आप कैसे बताओगे, है ना? तो इसके लिए कोई सिंबल्स यूज किए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं लॉजिक गेट्स के फॉर्मेट में एंड की, तो एंड और नॉट तीनों के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं। उसके पहले यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। कंप्यूटर से जो आउटपुट जनरेट होता है उसके पहले जो एक से ज्यादा इनपुट्स पे जो वैल्यूज जनरेट हो रही होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो जनरेट होता है अंदर कंप्यूटर सिस्टम में, उसको हम लॉजिक गेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब आप बाकायदा एक सिंबॉलिकली आप एक डायग्राम ड्रॉ करते हो जो इस सर्किट को डिफाइन करता है। So gates are digital circuits because the input and output signals are either low voltage 0 and high voltage denotes 1. So gates are often called logic circuits. ये बिल्कुल वैसी समझ लो जैसे फिजिक्स में आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, उसमें आपने सर्किट डायग्राम बनाया था कि करंट कैसे कैसे फ्लो हो रहा है ना? तो आप जो सर्किट डायग्राम बनाते हो उसमें आप इस तरीके से बैटरी को इंडिकेट कर देते हो, है ना? कोई बल्ब आप बता रहे हो तो आप बल्ब को इंडिकेट कर देते हो, ठीक है? और आप इस तरीके से एक सर्किट डायग्राम नहीं बनाते हो। अब देखो मेरा फिजिक्स तो बहुत अच्छा नहीं है, बट यस मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है? यहाँ पे यदि रेजिस्टर्स आ रहा है तो इस तरीके से आप एक सर्किट डायग्राम नहीं बनाते हो, वैसा ही सर्किट डायग्राम कंप्यूटर्स में भी डिफाइन किया जाता है जिसको लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है जी। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स, वही एंड और नॉट गेट। वही लॉजिक ऑपरेटर्स के लिए हम 3 लॉजिक गेट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अभी यदि मैं नॉट गेट की बात करूं तो इसको आप इन्वर्टर की तरह समझ सकते हो। जो इन्वर्टर आप घरों में यूज नहीं करते हो वो नॉट गेट पर काम करता है। इन्वर्टर इज अ गेट ओनली वन इनपुट सिग्नल एंड वन आउटपुट सिग्नल इज देयर। द आउटपुट स्टेट इज ऑलवेज द ऑपोजिट टू द इनपुट सिग्नल। जो भी इसकी आउटपुट स्टेट होगी वो जो इनपुट आ रहा है उसकी ऑपोजिट होगी। वही एसी को डीसी, डीसी को एसी करंट में कन्वर्ट करना। इन्वर्टर का यही काम होता है ना कि जो उसमें इनपुट दिया जा रहा है उसको ऑपोजिट काम करना। लाइट चली गई तो लाइट्स को ऑन कर देना, दिस इज द ऑपोजिट वर्क। भाई लाइट जाती है तो लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए, बट इन्वर्टर क्या करता है, लाइट्स जाती है तो उस केस में आपकी जितनी भी लाइट्स हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको ऑन कर देता है। तो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करना, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करना। सो यही इन्वर्टर का काम होता है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट गेट में। सो एन इन्वर्टर इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट गेट बिकॉज द आउटपुट इज नॉट सेम एज द इनपुट। क्योंकि यहाँ पे जो आप इनपुट दे रहे हो वो आउटपुट मैच नहीं करता है। अंडरस्टैंड, जो आउटपुट आ रहा है वो इनपुट से मैच नहीं करता है। सो इसको हम कहते हैं समटाइम्स कॉम्प्लीमेंट और ऑपोजिट ऑफ इनपुट। ठीक है जी। अब इसके लिए जो बेसिकली सिंबल यूज किया जाता है नॉट के लिए, नॉट के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो ये। तो यहां पर देखो, यदि इन्वर्टर की बात कर लूं तो यदि आप इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें जा रही है तो इलेक्ट्रिसिटी है तो हाई है, और जैसे ही क्या बोल सकते हैं हम, जब वो चार्ज होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी इन होती है, और बेसिकली जब लाइट चली जाती है तो उसका ऑपोजिट काम करने लग जाता है ना? तो लो की वैल्यू हाई और हाई की वैल्यू लो। तो बेसिकली यहाँ पे वही 0 की वैल्यू 1 और 1 की वैल्यू 0। ये नॉट की ट्रूथ टेबल हम पढ़ चुके हैं। इसको सिंबॉलिकली कैसे प्रेजेंट करोगे, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल यदि मैं समझाऊं तो यहां ध्यान से देखो, आपने कोई x वैल्यू पास किया, अभी x की वैल्यू जो भी आपने पास की है तो वो इस नॉट गेट से, इस नॉट गेट से, ये इसका सिंबल है, नॉट गेट से जाएगी और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सपोज यहां से आपने क्या पास किया, यहां से आपने ये इनपुट लाइन से, ये कौन सी लाइन है, इनपुट लाइन से। यहां सपोज x की वैल्यू आपने पास की 0, तो ये नॉट का साइन है, और इस नॉट के साइन की मदद से जो वैल्यू यहां निकल कर आएगी, जो आउटपुट यहां जनरेट होगा, ध्यान से समझना, जो यहां आउटपुट जनरेट होगा वो 0 की जगह क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट जनरेट होगा, मतलब x बार मतलब 1 जनरेट हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यदि यहां पर आप इनपुट वैल्यू क्या देते हो, x की वैल्यू 1 देते हो, तो इस लॉजिक गेट से होती हुई जो वैल्यू जनरेट होगी, यहां पे x बार की वैल्यू 0 जनरेट हो जाएगी। तो जो इनपुट आप दोगे 0 वो 1 में कन्वर्ट होगा, जो 1 दोगे वो 0 में कन्वर्ट होगा। ये एंड गेट का साइन है, यहां देख सकते हो, ये एंड गेट का सिंबल है, और इसको रिप्रेजेंट भी इसी तरीके से करते हैं। इनपुट x दिया है, आउटपुट x बार मिलेगा। इनपुट x दिया तो x बार का आउटपुट मिल रहा है, 0 दिया है तो 1 मिलेगा, 1 दिया है तो 0 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं और गेट की। और गेट क्या काम करता है मैम, और गेट में 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई अभी हमने देखा था और में आप x y की वैल्यू भी दे सकते थे, 0 0 0 1 1 0 1 1, या फिर आप x y z 3 इनपुट भी दे सकते थे। तो 3 इनपुट कुछ इस तरीके से काम करते हैं मैम, है ना? 3 इनपुट जो है वो क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से काम करते हैं। 3 इनपुट यदि आपको देना है तो आप इस तरीके से इनकी वैल्यूज को डिफाइन करते हो। डन।
तो ऐसे हम यहाँ पे 3 वैल्यूज को इंडिकेट कर सकते हैं, 2 वैल्यूज को इंडिकेट कर सकते हैं, 4 वैल्यूज भी दे सकते हो। जो हेक्साडेसिमल में पढ़ा है ना, एक्स वाई जेड और एल भी दे दिया सपोज, तो 4 वैल्यूज को भी आप डिफाइन कर सकते हो, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो अगेन 1 फॉर हाई वोल्टेज एंड 0 फॉर लो वोल्टेज, यहाँ पर भी वही कहानी है। ठीक है, यदि आप 1 दे रहे हो इनपुट हाई वोल्टेज के लिए तो ये आउटपुट 1 ही जनरेट करेगा, और यदि आप 0 लो वोल्टेज दे रहे हो तो ये आउटपुट भी लो वोल्टेज में ही जनरेट करेगा। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट देते हो तो ये दोनों कंडीशन को मैच करके फिर आंसर रिटर्न करता है। और गेट क्या करता है, और गेट प्लस कर देता है, तो दोनों इनपुट्स को ऐड करके आंसर आपका एक सिंगल आंसर जनरेट करता है। ठीक है जी, कैसे काम करेगा यहाँ देखो, ये वही आपकी ट्रूथ टेबल हो गई और गेट की। यदि एक भी कंडीशन ट्रू होगी देन आंसर विल रिटर्न 1। प्लस करने पर वैल्यू 0 + 1 की 1 1 ही आती है, ओनली 0 + 0 पे 0 वैल्यू आएगी। 3 केसेस में यदि आपने 3 इनपुट दिए हैं तो ये आपकी तीनों इनपुट की टेबल यहाँ दिख रही है। F डिनोट कर रहा है आउटपुट को, फाइनल आउटपुट को। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको डिनोट करने के लिए जो सिंबल होता है वो ये होता है, देखो नॉट का सिंबल ऐसा होता है ट्राइंगल वाला। ठीक है, और का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से समझना, ऐसा सिंबल होता है और का। क्लियर? यदि यहाँ पर आपने 2 इनपुट्स दिए, जनरली इसमें 2 ही इनपुट्स जाते हैं। ठीक है, 1 और 2, एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई 2 इनपुट दिए तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई जनरेट होकर आएगा, एक सिंगल आंसर जनरेट होकर आएगा। यदि आपने 3 इनपुट्स दिए हैं, यदि आपने 3 इनपुट्स दिए हैं तो यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 इनपुट दिए तो इसका आउटपुट भी आपको फाइनल तीनों को जो भी कॉम्बिनेशन के साथ में आंसर जनरेट होगा वो आएगा। ठीक है जी, तो क्लियर हो रही है मेरी बात, अच्छे से समझ में आ रहा है। 4 आउटपुट दिए तो भी आपको एक फाइनल आउटपुट जनरेट हो जाने वाला है। तो इसको इंडिकेट करते हैं किससे, इस सिंबल से। एंड को किससे, अब एंड को किससे डिनोट करेंगे वो देखेंगे। ये हो गया आपका नॉट, ये हो गया आपका और। नाउ एंड को कैसे डिनोट करोगे, तो एंड गेट कैन हैव 2 और मोर वैल्यूज, 2 इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस ओनली 1 आउटपुट सिग्नल्स। इसमें भी आप 2 से ज्यादा इनपुट सिग्नल्स दोगे लेकिन ये जनरेट एक ही आउटपुट सिग्नल करेगा। यदि 1 वैल्यू दोगे तो यहाँ पर हाई देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज द आउटपुट इज 0। मतलब दोनों वैल्यूज यदि 1 1 होगी तो इट विल जनरेट 1, अदरवाइज इट विल जनरेट 0। कहानी समझ में आ गई। सो इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 एंड आउटपुट इज 0 देन इट रिटर्न्स द आउटपुट इज 1। ठीक है, सो एंड गेट हैव मेनी 2 और मोर इनपुट्स। फॉर एग्जांपल इसको यदि डिनोट करेंगे तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो, दिस इज द टू कंडीशंस, जो एक्स और वाई 2 जो आपके इनपुट्स होते हैं उसके बेसिस पर ये एंड टेबल बनी हुई है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, और ये उसी के बेसिस पर 3 टेबल्स के फॉर्मेट में आपको आंसर जनरेट करके दे रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे एंड गेट कैसे बनाते हो, एंड गेट ऐसे बनाते हो। ठीक है, याद रखना एंड गेट इस तरीके से होता है। यहाँ आप 2 वैल्यूज इनपुट करोगे, सपोज एक्स और वाई इनपुट किया तो जो आपका आंसर जनरेट होगा एक्स डॉट वाई में जनरेट होगा। किसमें, एक्स डॉट वाई में। क्लियर हो रहा है अच्छे से। 3 के बाद आप 4 भी इनपुट दे सकते हो, तो इनपुट मल्टीपल हो सकते हैं, आंसर विल बी 1 ओनली। ठीक है, और वो भी इनपुट की वैल्यू जब 1 1 1 होगी तभी आंसर आपका 1 ही जनरेट होगा, अदरवाइज आपका आंसर 0 0 0 ही जनरेट होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपकी किसकी, एंड गेट की। तो अब एंड और नॉट तीनों के लॉजिक गेट्स अच्छे से समझ में आ चुके हैं, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, है ना। अब पढ़ लेते हैं हम बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन लॉजिक। क्लियर, क्या पढ़ रहे हैं हम, बेसिक पोस्टुलेट्स। अब ये जो पोस्टुलेट्स मैं पढ़ाने वाली हूँ ना, ये अगले सेशन में आपके बहुत काम आने वाले हैं। जितना अभी जो हमने बेसिक्स पढ़ा ये सारा आपके अगले सेशन में काम आएगा, तो इसको भूलना मत। अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसमें कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे हम, जो हर साल पेपर में आती है। ठीक है, अब पोस्टुलेट्स क्या हुए, जितना अभी पढ़ा ये उसका समरी है। ये जो पोस्टुलेट्स मैं बताने वाली हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक तरीके से समरी है कि बूलियन लॉजिक अलजेब्रा बीइंग अ सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल लॉज देयर आर यूज्ड टू बिल्ड वर्कप्लेस कोहेसिव फ्रेमवर्क व्हिच आर बेस्ड ऑन थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। मैथ्स में कुछ पोस्टुलेट्स देखते हो ना, मैथ्स में भी आपने यूक्लिड के कुछ पोस्टुलेट्स देखे होंगे जो अप्लाई किए जाते हैं, है ना। आपके जो सर्कल और जो ट्राइंगल वाले चैप्टर्स होते हैं उसमें भी कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं जो आप थ्योरम्स के फॉर्मेट में अप्लाई करते हो। तो यहाँ भी ये सारे पोस्टुलेट्स जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, है ना। एंड और नॉट गेट, लॉजिक गेट्स और जो ऑपरेटर्स पढ़े ये उनके पोस्टुलेट्स है जो आगे अब हम थ्योरम्स में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, पहला तो ये, यदि x 0 के इक्वल नहीं होता है तो x 1 के इक्वल होता है। यदि x 1 के इक्वल नहीं है तो x की वैल्यू 0 होगी। मतलब x की वैल्यू यदि ट्रू है, यदि x की वैल्यू ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगी, और यदि x की वैल्यू फॉल्स नहीं है तो ट्रू होगी। ऑब्वियस सी बात है। आई लाइक टी, तो या तो इसकी वैल्यू ट्रू है तो आपके केस में फॉल्स हो सकती है। मतलब वही लाइन यहाँ पे लिखी कि यदि x ट्रू नहीं है तो x फॉल्स होगा, और यदि x फॉल्स नहीं है तो x ट्रू होगा। समझ में आ गई बात।
दूसरा और लॉजिकल ऑपरेटर, और क्या करता है, ऐड कर देता है। तो 0 + 0 से 0 जनरेट हो रहा है, 0 + 1 से 1 आ रहा है, 1 + 0 से 1 आ रहा है, 1 + 1 से 1 आ रहा है। ये वही 4 वैल्यूज हो गई एक्स वाई की जो अभी हमने टेबल में देखी, ट्रूथ टेबल में। एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है डॉट से, ये प्लस से ऐड कर देता है। तो यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू पे भी आंसर आपका 0 ही जनरेट होगा। जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक आंसर आपका ट्रू नहीं होगा, है ना। तो 0 × 0 0 जनरेट हो रहा है, 0 × 1 0 जनरेट हो रहा है, 1 × 0 0, 1 × 1 1 जनरेट हो रहा है। तो ये दोनों आपकी एंड और की टेबल हो गई। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स, मतलब नॉट की बात कर रहे हैं। तो 0 का आंसर 1 और 1 का आंसर 0 जनरेट होगा। तो ये भी एक तरीके से नॉट ही है देखा जाए तो दीज आर दी पोस्टुलेट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, वही एंड और नॉट के ट्रूथ टेबल्स ही है जिनको हम पोस्टुलेट्स के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं। नाउ इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। अब जो ये दोनों चीजें मैं बता रही हूँ बहुत बेसिक है, याद रखना। ये एज इट इज आगे थ्योरम्स में हम अप्लाई करेंगे और थ्योरम्स वाला वीडियो मिलेगा आपको अगले सेशन में, है ना। मतलब आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो कल के सेशन में आपको थ्योरम्स वाले वीडियो मिल जाएगा। डोंट पैनिक, है ना। लगातार आपको 2 वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगी क्लास 11 सीरीज, जिससे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आई नो आपके जो टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके जो टेस्ट वगैरह आएंगे, उसमें ये तीनों चैप्टर आएंगे एग्जाम में, है ना जी। तो आई नो अबाउट दिस, दैट्स व्हाई आपको दोनों वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। क्लियर। तो अब ड्यूअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज्ड इन बूलियन लॉजिक। दिस स्टेट्स दैट स्टार्टिंग विद बूलियन रिलेशन अनदर बूलियन रिलेशन कैन बी डिराइव्ड बाय। एक बूलियन रिलेशन से दूसरा बूलियन रिलेशन कैसे डिराइव किया जाता है, दिस इज नोन एज ड्यूअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। ठीक है। चेंजिंग ईच और साइन टू एन एंड साइन, मतलब जो प्लस वाला साइन है उसको आपको डॉट में कन्वर्ट करना है। मतलब एक ऑपरेशन को, ये एक ऑपरेशन हुआ आपका कौन सा, ये ऑपरेशन हुआ और को कन्वर्ट करना है किसमें मैम, एंड में कन्वर्ट करना है। दूसरा, यदि एंड दिया हुआ है तो उसको और में कन्वर्ट करना है। मतलब या तो आप ऐसे कन्वर्ट करो किसको, और को एंड में, या फिर आप यहां पर किस में कन्वर्ट करो, इसका रेसिप्रोकल कन्वर्ट करो। ठीक है। मतलब यहां देखो और से एंड कन्वर्जन हो रहा है, या फिर आप एंड से और कन्वर्जन करो। ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। थर्ड स्टेप क्या होती है इसमें, रिप्लेसिंग 0 by 1 और 1 by 0। ये हो गया नॉट का केस, ये हो गया एक आपका दूसरा नॉट का केस कि 1 को 0 से रिप्लेस करो और 0 को 1 से रिप्लेस करो, है ना। इसी को प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी कहते हैं। ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई। पोस्टुलेट्स क्या हो गए, वो सारे ट्रूथ टेबल्स, और प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी क्या हो गया, कन्वर्जन करना, और को एंड से, एंड को और में, 1 को 0 में, 0 को 1 में। ठीक है। यहाँ पे रिलेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो इसी के साथ में ये वाला सेशन यहाँ खत्म करती हूँ एंड होपफुली आपको सारी ट्रूथ टेबल्स अच्छे से समझ में आ गई है। एंड और नॉट गेट कैसे काम करते हैं, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, 2 वैल्यूज पर 3 वैल्यूज पर कैसे कैलकुलेट करना है, इसके बेसिक जो कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चंस वाला वीडियो भी लेकर आऊंगी, डोंट पैनिक। अगला जो इंपॉर्टेंट सेशन होगा उसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी ताकि कुछ सॉल्व क्वेश्चंस की मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल जो आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब कहानी भूल जाओगे, है ना। और इसको अगले सेशन तक बचा के रखना, क्योंकि अगले सेशन में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें डी मॉर्गन थ्योरम्स पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट से थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। कुछ लॉज होंगे जो आपके डी मॉर्गन थ्योरम पे अप्लाई होंगे और उसके बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो करेंगे। ओके जी। तो अगला सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई पाइथन भी तो हमें पढ़ना है जो 40 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके एग्जाम में, है ना जी। सो टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।